हेलो स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, है ना। रिजल्ट आ गया आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशंस। आप ध्यान से पढ़ना है ताकि प्लस में नंबर आपके पहले से और ज़्यादा आए, ठीक है। क्लियर है? चल आज हम करेंगे बेटा एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। क्या करेंगे हम? एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत मज़ेदार है ये, लेकिन ध्यान से समझना है। पहले मैं इंक्लाइन प्लेन स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन कराऊंगा, फिर मैं साथ में इसका वर्क डन, 2 आर्टिकल हो जाएंगे आपके इसमें वर्क डन के साथ। फिर मैं करूंगा एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अप एंड इंक्लाइन प्लेन, तो उसके साथ भी वर्क डन निकालेंगे, तो आपके 4 आर्टिकल हो जाएंगे इसके साथ। इसलिए इसको ध्यान से सुनना है। सो एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है बेटा, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। यस, ये है, दिस इज एन इंक्लाइन। ये हमारे पास क्या है बेटा? दैट इज एन इंक्लाइन प्लेन। ये इसके ऊपर बॉडी है, ये बॉडी किस तरफ को आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ को है? नीचे की तरफ। ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, राइट। दूसरा, इस बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा। वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर। ये बात क्लियर होगी। ये जो बॉडी है इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इस तरफ को होगा, दैट इज आर। व्हाट इज आर हियर? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर होगी बात? अब बॉडी किस तरफ को जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगी F। What is F here? That is the force of friction. ये बात क्लियर हुई? क्लियर है? बॉडी हमारी नीचे की तरफ जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ को लगेगी? ऊपर की तरफ। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस बॉडी के क्या होगा? आपको पता है कि वो नॉर्मल होता है। इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो। ये एंगल ऑफ रिपोज पता है, आपने ये भी पढ़ा है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज, इसको हम थीटा मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। अगर ये थीटा है तो मैथमेटिकली आप इसको प्रूव कर सकते हो कि ये भी क्या है? थीटा, राइट। दिस इज आल्सो थीटा, ओके। तो ये mg है। mg का इस तरफ तो कंपोनेंट कौन सा होगा? ध्यान से देखना, mg ने इसके साथ क्या बनाया? एंगल थीटा बनाया, तो इस तरफ को क्या बनेगा? ये mg cos थीटा। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा? mg sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन गए। इस mg के 2 कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट ये है, राइट, ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर। सो mg का इस तरफ को कंपोनेंट क्या है? mg cos थीटा। इस तरफ को क्या है? mg sin थीटा। ध्यान से सुनना है इसको। एक है हमारे पास mg cos थीटा और एक हमारे पास क्या है? mg sin थीटा, राइट। दोनों परपेंडिकुलर है। तो mg cos थीटा जो है, अगर आपको दिखाई देगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ये mg, इस तरफ को हम लिखेंगे mg cos थीटा। अब दिखाई देगा, ओके, mg cos थीटा। अब बॉडी आ किस तरफ कर रही है? नीचे की तरफ। एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है। वेट ऑफ द बॉडी दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? इसके क्या है? इस बॉडी के एग्जैक्टली क्या है? परपेंडिकुलर है। तो mg को आपने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। सो हम अगर बोलें वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इस बॉडी का मास कितना है? m। वेरियस फोर्सेस, ध्यान से सुनना, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग on a body of mass m. Various forces acting on a body of mass m. कितनी फोर्सेस हैं? नंबर 1, वेट ऑफ द बॉडी। नंबर 2, एक तो वेट ऑफ द बॉडी, नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन R। क्या है? नॉर्मल रिएक्शन R। नंबर 3
थर्ड फोर्सेस कौन सी है? दैट इज एफ विच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारे पास क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजिट द रिलेटिव मोशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? मोशन के अपोजिट लगती है, पता है ना आपको। तो तीन फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं, बट हमने mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया हुआ। रिजॉल्व mg इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से? नंबर वन mg साइन थीटा, नंबर टू mg कॉस। दो कंपोनेंट में आपने इसको रिजॉल्व कर दिया mg को, एक mg साइन थीटा और एक mg कॉस थीटा। क्लियर है? समझ लगी? नोट कर लो इसको। कर दिया नोट? चले आगे। अब ये फोर्सेस आपको पता चल गई कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं उसके ऊपर लग रही हैं। अब नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे? अब जब इक्विलिब्रियम में थी बॉडी, जब बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में थी तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही थी, राइट, वो तो सेम होनी चाहिए थी। अब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, बॉडी किस तरफ को जा रही है? अगर इक्विलिब्रियम बॉडी होती तो एफ किसके बराबर होता है? mg साइन थीटा, आर किसके बराबर होता है? mg कॉस थीटा। सिंपल, जैसे हमने पहले किया। बट बॉडी इज मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। बॉडी जो है हमारी वो क्या कर रही है? वो इंक्लाइन प्लेन के नीचे आ रही है, ऐसे आ रही है विद एक्सेलरेशन a। तो इसका मतलब नीचे की तरफ नेट फोर्स कोई ना कोई होगी। बॉडी नीचे की तरफ आ रही है लेकिन ऊपरी तरफ फ्रिक्शन लग रही है, तो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द नेट फोर्स, द नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, net force in the downward direction। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कितनी होगी बेटा? इसको हम F मानेंगे। फोर्स होती है आपको किसके पता है? आपको फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। बट नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कितनी है? देखो बॉडी आ रही है नीचे की तरफ, मतलब ये mg साइन थीटा, नेट फोर्स इज mg साइन थीटा नीचे की तरफ आके नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की फोर्स कौन सी लग रही है? mg साइन थीटा। ऊपर क्या है? माइनस f। क्योंकि जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, इस फोर्स से नीचे आ रही है, फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। कंपोनेंट कौन सा है इस तरफ को? mg साइन थीटा। लेकिन ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रही है इसको, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स होगी वो होगी mg साइन थीटा माइनस f। गॉट इट? क्लियर है? तो ma किसके बराबर हो जाएगा? mg साइन थीटा माइनस f। ओके, अब आपने कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा है कि नहीं? मैंने बताया था म्यू के, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू के। किसके बराबर था? F अपॉन R, where R is normal direction, F is the force of friction। What is F here? That is the force of friction। तो F किसके बराबर हो जाएगा? That is म्यू के R। ये इक्वेशन आपकी 1, ये इक्वेशन आपकी 2। डन? क्लियर? तो पता चल गया? अब इस F की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। नोट कर लिया? पहले नोट कर लो, उसके बाद पुट कर। डन? अब F की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जब हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ma दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू के आर। व्हाट इज म्यू के? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। डन? अब
ये देखो ये आर और ये एम जी कॉस थीटा। अब बॉडी ना तो ऊपर की तरफ जा रही है ना नीचे की तरफ धंस रही है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी या तो इधर आ रही है या ऊपर नीचे जा रही है। ये कंपोनेंट तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर को जा रही है बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब आर के एग्जैक्टली अपोजिट क्या है, एम जी कॉस थीटा। आर के एग्जैक्टली अपोजिट क्या है, ये एग्जैक्टली अपोजिट एम जी कॉस थीटा। तो हम क्या बोलेंगे कि आर जो है वो किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा। हम एफ को एम जी साइन थीटा के बराबर नहीं बोल पाएंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये तो मूव कर रही है नीचे की तरफ। अगर ये स्टेबल होती यहीं पर खड़ी रहती तो एम किसके बराबर होता, एफ किसके बराबर होता, एम जी साइन थीटा के बराबर। अब इस केस में आर एम जी कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए था। लेकिन अब जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं बॉडी नीचे बता रही है, उसमें भी हम आर एम जी कॉस थीटा ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी ना तो ऊपर की तरफ उड़ रही है ना अंदर की तरफ धंस रही है, वो तो बॉडी ऐसे आ रही है। इसका मतलब आर एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो ये आर किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा। पुट दिस एम जी कॉस थीटा हियर, एम ए दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के, आर की आप क्या पुट कर दोगे, एम जी कॉस थीटा। राइट, क्लियर है। ये आपके पास क्या आ गई, फोर्स आ गई, समझ आ गई। ये आपके पास क्या आ गई, फोर्स। अगर आपने यहां से एक्सेलरेशन निकालनी है तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए किसके बराबर आ गई, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन। जिस एक्सेलरेशन से बॉडी क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ रही है। अब आपको कई बार वो पूछते हैं कि वर्क डन निकालो, कि आपकी बॉडी यहां से यहां तक आई थी, डिस्टेंस एस। मान लो ये बॉडी यहां से या यहां से पूरा डिस्टेंस, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आई और उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, एस डिस्टेंस कवर किया, या टोटल डिस्प्लेसमेंट एस हुई उसकी। तो आप वर्क डन निकालो। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। या तो आप यहाँ तक नोट कर लिया आपने। अब मैं वर्क डन बता रहा हूँ। जब हम वर्क डन की बात करेंगे तो बेटा वर्क डन जो होता है, वर्क वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही होता है। फोर्स कितनी है ये आपने निकाल ली है, क्योंकि ये फोर्स ही है, ये आप निकाल लो, दिस इज फोर्स। इसको एस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो वर्क किसके बराबर हो गया, एफ इंटू एस। एफ इंटू एस मीन्स एम ए इंटू एस, एम ए इंटू एस मीन्स एम ए, ये एफ पूरा बना दो। एम ए किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। सो यू कैन राइट हियर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस। दिस इज द वर्क डन। ये हमारे पास वर्क डन है। आपको अलग अलग आर्टिकल आएगा, पहले एक्सेलरेशन का फिर वर्क डन का। दोनों आर्टिकल मैंने इकट्ठे कर दिए, दोनों एक ही ऐसे करने। एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ तक खत्म हो गया कि आपने ए यहाँ से एम एम निकाला तो एक्सेलरेशन आ गई, जो मैंने पहले बताया। अब ये आपके पास क्या आ गया, वर्क डन। कुछ समझ आ गई बेटा, क्लियर होगी बात, डन। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट इज वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन। अब हम उल्टा करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, दो ही आर्टिकल करेंगे, मतलब 4 आर्टिकल, ज़्यादा हो जाएंगे आपको। ये 2 आर्टिकल कराए मैंने पहले, ठीक है, पहले एक्सेलरेशन फाइंड किया फिर वर्क डन फाइंड किया। अब हम करेंगे वर्क डन in moving, work done in moving a body up a rough inclined plane. Work done in moving a body up a rough inclined plane. तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। ये हमारे पास है ये वाला, ये राइट, ये हमारे पास बॉडी है। समझ आ गई। थोड़ा सा इधर बनाते हैं ना, तो हमारा जो आर्टिकल है वो सॉल्व भी हो जाएगा, अदरवाइज हमें मिटाना पड़ेगा यहाँ तक। हाँ, ये ऐसे, फिर ये
ये हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी का वेट जो है वो नीचे की तरफ है, इसका नॉर्मल डायरेक्शन आर ऊपर की तरफ है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा हुआ, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल क्या होगा थीटा, mg का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा mg cos थीटा, और इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा mg sin थीटा। अब बॉडी जा रही है इस तरफ को, बॉडी जा रही है इस तरफ को, एक्सेलरेशन अब इस तरफ को ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ को लगेगी नीचे की तरफ। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। समझ आई, पता चला बॉडी किस तरफ को जा रही है ऊपर की तरफ। जब हम उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं उस बॉडी को, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी जा रही है। लेट P इज द अप्लाइड फोर्स। व्हाट इज P हियर? P क्या है? दैट इज द अप्लाइड फोर्स। जिस फोर्स से हम, ऐसे थोड़ा बॉडी अपने आप ऊपर चली जाएगी यार, क्या बात करते हो आप, ऐसे चली जाएगी बॉडी, कोई ऊपर से खींचेगा तभी जाएगी, ऊपर से नीचे तो अपने आप आ जाएगी, लेकिन ऊपर को जाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। इस बात को क्यों भूल रहे हो आप? तो इसका मतलब क्या है, P जो है अप्लाइड फोर्स है। व्हाट इज P हियर? दैट इज द अप्लाइड फोर्स। उसी फोर्स के साथ बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, क्लियर है? आपको लगता होगा कि थोड़ी सी आवाज़ साउंड जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। अब मैं स्कूल में ही बना रहा हूँ लेक्चर, पहले मैं घर में बनाता था, अब मैं स्कूल में बना रहा हूँ। तो स्कूल में फैंस चले हुए हैं तो फैंस की आवाज़ तो आएगी ही आएगी। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए थोड़ा वो कान में वो क्या करते हैं, मुझे भूल गया, ईयरफोन क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कान में लगाने वाले, उसको लगा के सुन दिया करो अगर कोई प्रॉब्लम आए। वैसे तो साउंड क्या है, सामने दिखाई दे रहा है सारा कुछ। ठीक है, क्लियर है? तो अब बिना पंखे से तो मैं खोलूँगा तो पसीना तो है वो मुँह में पड़ जाएगा जाके, है ना? वैसे ही कोरोना वायरस फैला हुआ है, पता नहीं हमारे मुंह के ऊपर यहाँ पर क्या क्या कीटाणु लगे हुए हैं, है ना, जर्म्स जिसको बोलते हैं। चलो, अब अप्लाइड फोर्स P mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg। अब वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, वेरियस फोर्सेज, फिर वही बात, वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नंबर 1, weight of the body. Number 2, normal reaction R. Number 3, applied force. Number 4, force of friction. कौन सी? F। राइट, समझ आई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वहां पर लग रही है। अब बॉडी किस तरफ को जा रही है? किस तरफ को जा रही है बॉडी आपकी? नीचे की तरफ जा रही है। एज द बॉडी स्लाइडिंग डाउन, ओए कहां पर जा रही है? किस तरफ को जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। स्लाइडिंग डाउन नहीं जा रही, ये नीचे की तरफ जा रही है। एज द बॉडी इज मूविंग अप इन एन इंक्लाइन प्लेन, वो भी रफ इंक्लाइन प्लेन है। तो रफ क्यों बोला हमने? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लगी है। जैसे बॉडी आपकी ऊपर तरफ जा रही है तो ऊपर की तरफ फोर्स कौन सी लग रही है? P। नीचे की तरफ कौन सी लग रही है? F लग रही है, कि mg sin। ध्यान से देखना, P ऊपर की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ दो फोर्सेस लग रही है, कि mg sin थीटा, एक F लग रही है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? बोलो, द अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स देखेंगे, ये नोट कर लिया? चलो, अब हम निकालेंगे यहाँ पर अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगी? ध्यान से देखना, अप्लाइड फोर्स APPLIED, अप्लाइड फोर्स P किसके बराबर होगी? एक तो रह गया mg sin थीटा प्लस क्या रह गया? F हमारे पास। सिंपल। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? F/R के बराबर होता है। सो दिस इंप्लाइज F जो है वो म्यू के R के बराबर हो गया। तो पुट कर दो, P इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू के R।
राइट, क्लियर है। लेकिन इसमें वही बात आ गई, आर किसके बराबर है, बट आर जो है वो है एम जी कॉस थीटा के बराबर, पुट कर दो यहाँ। सो पी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के, आर की जगह हम क्या लिखोगे, एम जी कॉस थीटा, राइट, क्लियर है। एम जी को बाहर निकाल लो तो आपके पास पी क्या रह जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस, समझ आ गई, दिस इज पी। ये हमारे पास फोर्स थी। आपने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन। आप बॉडी को यहां से, मतलब यहां से यहां तक लेके गए, इस पॉइंट कितना डिस्टेंस है ये, मतलब आप यहां से यहां तक लेके कितने डिस्टेंस तक, एस डिस्टेंस। वर्क डन क्या होगा फिर, ये नोट कर लिया आपने, कर लिया, शाबाश। अब हम क्या निकालेंगे, इसका वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन डब्ल्यू वो किसके बराबर होगा, P इंटू एस। व्हाट इज P, दैट इज एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू एस। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा एस। दिस इज द वर्क डन। ओके, क्लियर। ये तो हमने वर्क डन निकाल दिया। अब इससे पहले आर्टिकल क्या आएगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन। अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है बच्चा लोग, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, तो एक्सेलरेशन आपको पता है कि जो हमारे पास P थी, ये थी मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि m बॉडी का मास है, एक है एक्सेलरेशन है। तो हम P की जगह हम क्या पुट करेंगे, जो आपने P निकाला, हमने यहाँ पर ये P निकाला है, ध्यान से देखना, ये जो P है, इस P से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। ध्यान से देखना, आपने P की वैल्यू लिखनी है। P क्या होता है, m ए, तो हमने लिख लिया m ए है। P किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, इसी के बराबर था। P किसके बराबर था, इसी के बराबर था ना P, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। m और m को काट दो, व्हाट यू विल गेट, A दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस। ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। क्या है बेटा, ये एक्सेलरेशन। डन, समझ आया, सच में बताना है, ये आर्टिकल आपको समझ आ गया, वेरी गुड। अगर ये आपको आर्टिकल समझ आ गया तो इसका मतलब आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो छुट्टियों में निकलते हैं। नोट कर लो अगर करना है। डन, चलें आगे। अब एक और आर्टिकल कर लेते हैं, ठीक है, एक और आर्टिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इट इज ईजियर टू पुल देन टू पुश अ बॉडी, व्हाई? इट इज ईजियर टू पुल देन टू पुश a body, why? कहता अगर आपने किसी बॉडी को पुल करना है, वो इजी होता है देन टू पुश अ बॉडी। घर में आपने अगर बेड एक तरफ से दूसरी तरफ करना, आप धक्का मारोगे तो वो हमारे लिए इजी नहीं होगा। अगर आप उसको पुल करोगे वो हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, क्लियर है। वाई इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश अ बॉडी, इसको ध्यान से देखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ईजियर टू पुल देन टू पुश अ बॉडी, वाई? हम क्या कर रहे हैं, कोई बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारे पास बॉडी है, राइट? ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। इस बॉडी का जो वेट है वो कितना है, mg। क्यों वेट इसका mg है? क्योंकि इसका मास m है।
ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। अब बॉडी को हम लेट के थोड़ा खींचेंगे, हम किसी बॉडी को, आप टेबल को खींच रहे हो तो आपने लेट के थोड़ा खींचना है। मैं इस बॉडी को खींच रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा तभी खींचेंगे। दिस इज द अप्लाइड फोर्स। आप पेन को किसी टेबल को खींच रहे हो, ऐसे खींचोगे, किसी एंगल से ही खींचोगे ना, राइट। तो इसका मतलब मैंने जब फोर्स अप्लाई की किसी बॉडी के ऊपर, वो ये है, दैट इज द पी। पी इज द अप्लाइड फोर्स। ऊपर ज़्यादा ऊपर हो गया, ये हमारे पास पी अप्लाइड फोर्स, क्लियर, राइट। ये जो बॉडी है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ये कौन सा केस है? इन केस ऑफ पुल। ये हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं बॉडी को, इन केस ऑफ पुल, राइट। तो ये जो एंगल बनाया है इसने, ये एंगल कितना है? थीटा। तो P का इस तरफ को कंपोनेंट कितना हुआ? P cos थीटा, और इस तरफ को क्या हो गया? P sin थीटा। ये समझ आई? ये जो आपके पास कंपोनेंट है डेट इज P cos थीटा, और ये कितना है? P sin थीटा। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। एक P cos थीटा बन गया और एक क्या बन गया? P sin थीटा, राइट। बॉडी इस तरफ को जा रही है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? इस तरफ को फ्रिक्शन लगेगी। क्या लगेगी? फ्रिक्शन लगेगी। उस फ्रिक्शन को मैं F1 मान रहा हूं। F1 मानी मैं। नॉर्मल एक्शन R भी ऊपर की तरफ है। देखो, एक तो कंपोनेंट P sin थीटा है, दूसरा आपका नॉर्मल रिएक्शन R भी ऊपर की तरफ है। समझ आ गई क्या क्या बोला मैंने? एक तो कंपोनेंट P sin थीटा आ गया, दूसरा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन R भी है ऊपर की तरफ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी के क्या होता है? क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, क्लियर। ये नॉर्मल रिएक्शन R हुआ। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो दो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मैंने बॉडी के ऊपर बोला, बॉडी के ऊपर मतलब सिर के ऊपर ही होगा। जो हमारे पास ये इंटरफेस है इसके क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन आपको। ये डायग्राम क्लियर हो गया? ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया? अब दूसरा डायग्राम देखना आपने। सेकेंड डायग्राम इन केस ऑफ पुश। जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं, यही है हमारी बॉडी, सेम बॉडी है, वो सेम बॉडी है, वेट कितना है इसका? mg। ये क्या है इसका? नॉर्मल रिएक्शन R। मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, अब ध्यान से देखना। मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, धक्का मार रहा हूं उसको, धक्का मार रहा हूं मतलब फोर्स ऐसे लगा रहा हूं कि नहीं? ये फोर्स लग रही है ऐसे। समझ आई? इसको मैं आगे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर रहा हूं, यहां तक, ठीक है। बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया मैंने आगे की तरफ। ये लो, इसके साथ ही कर देता हूं, है ना। ये मैंने इसलिए आपको बताया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इन केस ऑफ पुश, ठीक है, क्लियर। बॉडी का वेट जो है वो कितना है? mg। ये एंगल कितना बना? ये एंगल कितना है? डेट इज थीटा। हम ऐसे कर लेते हैं, तो ये भी एंगल कितना बना? थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, पता है ना। अब बॉडी को धक्का मार रहे हो तो बॉडी इस तरफ को जा रही है, इसमें बॉडी को आप खींच रहे थे तो एक्सेलरेशन इस तरफ को हो रही थी, इसमें आप धक्का मार रहे हैं तो एक्सेलरेशन इस तरफ को है, राइट। अब ये हमारे पास फोर्स जो हमने लगाई, अप्लाइड फोर्स, वो P थी। फोर्स सेम है, फोर्स सेम है दोनों, मतलब यही बॉडी है। पहले हमने उसको उतनी फोर्स से खींचा, फिर हमने उतनी फोर्स से उसको क्या कर दिया? धक्का दे दिया। अब इस mg का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा? अगर हम देखें, ये जो mg है, या P का ले लो कंपोनेंट, अगर ये P है तो ये भी वेक्टर क्या होगा? ये भी क्या होगा? P होगा, क्योंकि मैंने इसको आगे एक्स्ट्रा प्लॉट किया। वेक्टर को आप यहाँ से यहाँ तक लेके आ सकते हो, मैंने वेक्टर में बताया था। तो ये भी P है, तो P ने इस तरफ को एंगल थीटा बनाया, तो इस तरफ का कंपोनेंट क्या बना? P cos थीटा, और इस तरफ को क्या बना? P sin थीटा। दो कंपोनेंट बन गए। ये देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये और ये परपेंडिकुलर है। P का इस तरफ को कंपोनेंट, इसने इसके साथ एंगल बनाया थीटा,
कितना बनाया एंगल? थीटा बनाया। ये देखो एंगल थीटा बना हुआ है ये। तो P का इस तरफ को कंपोनेंट P cos थीटा, इस तरफ को क्या बनेगा? P sin थीटा, राइट। ये पुश है, ये पुल है। अब आपने एनालिसिस करनी है। अब मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम इसकी बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये बन गई। अब हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमें बताता है कि हमारी फोर्स जो है, किनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी। इसमें नॉर्मल रिएक्शन देखो किसके बराबर होगा। इस केस में R किसके बराबर है? R प्लस P साइन थीटा दैट इज इक्वल टू mg। R प्लस P साइन थीटा किसके बराबर है? mg के बराबर। तो R किसके बराबर हो गया? mg माइनस P साइन थीटा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास जो किनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 है, तो ये किसके बराबर होगी? म्यू के इंटू आर। किसके बराबर होगी? म्यू के इंटू आर। ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, बता दिया करो नहीं दिखाई दे रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर R प्लस P साइन थीटा, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ है, ये किसके बराबर होगा? mg। दो ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। यहाँ से R निकाल लो, किसके बराबर बन गया? mg माइनस P साइन थीटा। यही बना। अब आपको पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 किसके बराबर होगी? म्यू के R के बराबर। R को कर दो, सो यू विल गेट म्यू के mg माइनस P साइन थीटा। दिस इज F1। ये हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ पुल। अब इन केस ऑफ पुश में देखो, ऊपर की तरफ क्या है? R, नीचे की तरफ क्या है? mg प्लस P साइन थीटा, राइट। तो इसमें F2 किसके बराबर होगा? क्योंकि आप इस तरफ को मूव कर रहे हो तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ को लग रही है। तो F2 किसके बराबर होगा? म्यू के R के बराबर। R की वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो क्या बन गया ये? म्यू के mg प्लस P साइन, राइट। दिस इज F2। ये F2 है। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? यहां पर mg प्लस है, यहां पर mg माइनस है। इन केस ऑफ पुल आपके पास जो फ्रिक्शन लग रही है वो mg में यहां पर क्या आ रहा है? माइनस, मतलब कुछ कम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है पुश में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फ्रिक्शन कम है, ये फ्रिक्शन क्या है? ज्यादा है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो F2 है दैट इज ग्रेटर देन F1। और जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी उसमें फोर्स क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। इसका मतलब इट इज ईजियर टू पुल देन टू पुश अ बॉडी। क्यों? क्योंकि पुल में जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम लगती है, पुश में क्या लगती है? ज़्यादा लगती है। और जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगती है वहाँ पर हमें फोर्स क्या करनी पड़ती है? ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो इसलिए कभी भी आपने किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसको पुल करो, ना कि उसको क्या करो? पुश करो। पुश में हमारा जो है वेट में कुछ ऐड हो जाता है, लेकिन पुल में वेट में से क्या होता है? कुछ कम हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Okay, so it is easier to pull than to push a body. क्लियर है, राइट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया कि हमारे पास हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इसको ध्यान से सुन लेना, बस उसके बाद फिर आपका टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मेथड्स of reducing friction। फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? नंबर 1, आप पॉलिश कर दो सरफेस को बाय पॉलिशिंग द सरफेस। जब आप पॉलिशिंग करते हो किसी भी सरफेस के ऊपर तो जो ग्रूव्स हैं, मैंने बताया था ना जो फ्रिक्शन का कारण होते हैं, ये ग्रूव्स जो है वो भर जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आया? बाय पॉलिशिंग द सरफेस। नंबर 2, बाय लुब्रिकेशन, बाय
लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, आप ग्रीजिंग वगैरह करते हो ना, या स्कूटर में आपने देखा होगा कि हम मोबिल ऑयल डालते हैं, टूटी ऑयल डालते हैं उसमें, बाइक में डालते हैं, राइट, या मशीन नहीं चल रही है, या हमारे पास जो साइकिल की चाइन है उसको हम ग्रीजिंग करते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं लुब्रिकेशन, राइट। लुब्रिकेशन that is used to reduce the friction. Number 3, by providing streamlined or conical shape. By providing streamlined or conical shape. Conical shape से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस। आपने देखो जितनी भी हमारे पास हाई स्पीड गाड़ियाँ होती हैं वो आगे से ऐसी होती हैं। एरोप्लेन कभी देखा आपने आगे से चपटा होता है ऐसे, वो आगे से ऐसे होता है, कॉनिकल शेप होती है उसकी। अपने घर में जो गाड़ी है उसका शीशा देखना, वो ट्रक के जैसा नहीं होता। उसका शीशा, ट्रक का शीशा तो ऐसे होता है ना, ऐसे, गाड़ी का शीशा ऐसे होता है। ये इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। इसको बोलते हैं कॉनिकल शेप। जैसे रॉकेट वगैरह हैं, उनकी शेप जो होती है ऊपर से कॉनिकल होती है, ताकि हम उसकी फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस। स्ट्रीम लाइन फ्लो का स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या होता है, ऐसे, ताकि आपकी फ्रिक्शन, अगर आप वैसे भी स्कूटर के ऊपर जाओ ना, आपके पास एक फट्टा है, मान लो फट्टा जानते हो ना, लकड़ी का फट्टा ले लो, स्कूटर पर रख लो, आप देखो पीछे की तरफ जाओ, उसी फट्टे को आप टेढ़ा कर लोगे, फ्रिक्शन कम हो जाए। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन हम उसको क्या करते हैं, गाड़ियों के जो शेप होती है वो स्ट्रीम लाइन बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं आगे से, ओके, ऐसे ही होती है ना गाड़ी, ध्यान से देखना, ऐसे स्ट्रीम लाइन होती है, ओके। उसके बाद आ गया हमारे पास 4th पॉइंट, बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। कैसे, टायर लगा दो, सिंपल सी बात है। आप कोई चीज़ इधर से उधर लेके जा रहे हो, उसके नीचे टायर लगा दो, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। सो बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। तो बेटा इसमें रह गया, फ्रिक्शन इज़ द नेसेसरी ईवल। जो फ्रिक्शन होती है वो नेसेसरी ईवल होती है, बुरी आत्मा होती है, लेकिन ज़रूरी होती है। उसकी एडवांटेज भी हैं, उसकी डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, आपने पढ़ लेनी है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपने लिखना है, मैं आपको उसके नोट्स भेज दूंगा। कौन सा है, फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी ईवल, बस यही आपने करना है। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी ईविल, बुरी आत्मा मेरी तरह जो आपको तंग करती है फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है, ध्यान से देखना। फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी ईविल, इसकी एडवांटेज भी भेजूंगा, डिसएडवांटेज। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने उसकी 4-5 एडवांटेज लिख दी है, 4-5 डिसएडवांटेज लिख देनी है, पता है आपको, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा, ठीक है, क्लियर है। सो ये ध्यान से पढ़ना है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और फिर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर योर wonderful result. Goodbye.